मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा इनफाइनाइट लैडर सर्किट। मैं आपको बताऊंगा कि इनफाइनाइट लैडर सर्किट एग्जैक्टली क्या होता है और किस तरीके से इनफाइनाइट लैडर सर्किट के सवाल किए जाते हैं। अब आपके सामने इतने सारे रावण होंगे जिनको देख करके आपको चक्कर भी आ सकते हैं, लेकिन आपको चक्कर दिलवाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद तो आपके ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाना, सिखाना है कि कैसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। बच्चों, आप सर्किट को देखिए। सर्किट में आपको ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट पूछा गया है और एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे रावण, इनफाइनाइट तक ये रावण आपके सामने पड़े हुए हैं। और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इतने सारे रावणों का आर इक्विवेलेंट आपको निकाल के दिखाना है। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे उन्हें कैसे करेंगे, उनका एक तरीका होगा। वो तरीका हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। आइए तरीका सीखते हैं। जब भी आपके सामने इनफाइनाइट लैडर सर्किट आए, सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करिए कि ऐसे कौन कौन से बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि रिपीटिंग यूनिट कौन सी है। रिपीटिंग यूनिट का मतलब यूनिट एंड डायमेंशन का यूनिट नहीं है। रिपीटिंग यूनिट का मतलब वो चीज जो बार बार रिपीट हो रही है। क्या आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कुछ चीज बार बार रिपीट हो रही है? आप बोलोगे साहब, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। अरे काहे नहीं दिख रहा? देखो, आपको क्या आपको नहीं दिख रहा कि आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर, ये देखो, ये रहा आर टू आर, फिर देखो आर टू आर, फिर देखो आर टू आर। आपको नहीं लगता कि आर टू आर बार बार रिपीट हो रहा है? कैन यू सी इट? आप बोलोगे यस। जहां से रिपीटिंग यूनिट शुरू होती है, बार बार रिपीट होना यहीं से शुरू हो गई है। उस रिपीटिंग यूनिट के सारे इनफाइनाइट तक ये रिपीटिंग यूनिट है। इस पूरे के इक्विवेलेंट को आप इन दो पॉइंट के बीच में आपको बार बार एक ही चीज दिखाई दे रही है, आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर। आप चुपचाप मान लोगे कि इन दो के बीच का जो रिपीटिंग यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पे ए बी से शुरू हो रही है। इसलिए आपने सीधे मान लिया कि आर इक्विवेलेंट ए बी एक्स होगा। अब आपका एक ही टारगेट है, किसी तरीके से इस एक्स को निकालना। जी हाँ, आपने ए और बी के बीच के आर इक्विवेलेंट को एक्स मान लिया है। आपको नहीं पता कितना इक्विवेलेंट आएगा, लेकिन आप उसकी वैल्यू को एक्स मान सकते हैं। आपने उसकी वैल्यू को एक्स मान लिया है। सवाल ये उठता है कि एक्स मानने से क्या आंसर आ जाएगा? अभी तो नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है। कैसे आएगा? आइए आपको दिखाते हैं कि आंसर कैसे आएगा। आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप एक काम करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ आप क्या करोगे। सबसे पहले आप सबसे पहले यूनिट को जो आपको दिख रही है, उस पहले यूनिट को आप छुपा दोगे। आप बोलोगे छुपाने का मतलब क्या है? छुपाने का मतलब यह है कि आप उसे दिखाओगे ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम नहीं दिखाएंगे। मैंने एक बॉक्स बनाया है छुपाने के लिए। तो ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को मैं पहली यूनिट को आपके सामने छुपा दूंगा और उसके बाद जो बचेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं वापस से रिपीट करता हूँ मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी रिपीटिव यूनिट है। मैं पहली रिपीटिव यूनिट को आपके सामने छुपाऊंगा और छुपाने के बाद जो दिखेगा मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या दिख रहा है। मैंने पहली यूनिट छुपा दी है। अब आपको जो दिख रहा है, आप बताइए आपको क्या दिख रहा है। आप बोलोगे सर क्या दिख रहा है हमको? चलो, पहले क्या दिख रहा था? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पहले क्या दिख रहा था, आप बोलोगे सर पहले हमें आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर लाइन से लगातार, लाइन से हमें बस यही सब दिख रहे थे। यही तो दिख रहे थे आपको पहले। अगर कोई आपसे पूछे कि पहले आपको क्या दिख रहा था, आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपकी पहली यूनिट को छुपा दिया है, पहले यूनिट को छुपाने के बाद क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर हमें अभी भी आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर इनफाइनाइट में एक कम दिखाई दे रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इनफाइनाइट में से एक कम कर दोगे तो क्या कुछ उखड़ जाएगा? क्या आपको लगता है कि इनफाइनाइट से एक यूनिट को कम करने से आपकी नंबर ऑफ यूनिट इनफाइनाइट माइनस वन यानी इनफाइनाइट ही रहेगी ना? आप बोल सकते हो कि अभी भी आपको जो दिख रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ आपको इन दो पॉइंट के बीच में अब क्या दिख रहा है। पहली यूनिट को आपने छुपा दिया है। अब जो दिख रहा है मैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा हूँ कि इन दो पॉइंट के बीच में आपको असल में क्या दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर हमें वही दिख रहा है जो थोड़ी देर पहले दिख रहा था। क्या दिख रहा था आपको थोड़ी देर पहले? थोड़ी देर पहले आपको दिख रहा था आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर अप टू इनफाइनाइट। और अब भी आपको दिख रहा है आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर अप टू इनफाइनाइट। तो क्या आपको नहीं लगता कि पहली यूनिट को छुपाने के बाद जब आपने बाकी सारी रिपीटिव यूनिट को देखा तो आपको वो पूरा का पूरा वही दिख रहा है जो पहले दिख रहा था? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पहले जो दिख रहा था उन सब का इक्विवेलेंट आपने क्या माना था? एक्स।
तो अब जो दिख रहा है उनका भी इक्विवेलेंट मानना नहीं है, क्या होगा ये बताओ। आप बोलोगे x जब वही दिख रहा है जो पहले दिख रहा था, तो इनफाइनाइट में से अगर आपने एक रिपीटिव यूनिट को गायब कर दिया तो बाकी रिपीटिव यूनिट का जो इक्विवेलेंट होगा वो अभी भी ऑलमोस्ट x होगा, क्योंकि इनफाइनाइट में से अगर आप कुछ माइनस भी कर दो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो हम पता है क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नया डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम ए बनाएंगे और बी बनाएंगे, क्योंकि उन्हीं के बीच का ओरिजिनल डायग्राम था। जिस यूनिट को आपने छुपा रखा था उसको मैं वापस से बना रहा हूँ आर आर के नाम से, आर टू आर के नाम से। और ये जो सी और डी पॉइंट था जो आपको दिख रहा था, आप थोड़ा आगे ही बना सकते हो, आप बोल सकते हो यहाँ है, हाँ यहाँ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो सी और डी पॉइंट था इनके बीच में जो इतना सारा आपको आर टू आर दिख रहा था उनका इक्विवेलेंट भी एक्स होगा, ये आपने मान लिया। और ये आपने इसलिए माना क्योंकि आपको सेम चीज दिखी आर टू आर अप टू इनफाइनाइट माइनस वन, और इनफाइनाइट माइनस वन मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट ही होता है। और आप जानते हो बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स करना बेकार है, तो हमने इतनी सी मैथमेटिक्स तो लगानी पड़ेगी। अब जो डायग्राम आपको दिख रहा है, आप सबको पता है कि इस डायग्राम का आर इक्विवेलेंट ए बी हम निकाल भी सकते हैं, और वो होगा तो एक्स के बराबर। आप बोलोगे इसे एक्स कैसे, ये तो हमने पहले ही लिख दिया था ना कि आर इक्विवेलेंट ए बी एक्स है। इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा टू आर एक्स अपॉन टू आर प्लस एक्स। ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा। और उन सबको हम जब लिखेंगे वो आएगा आर इक्विवेलेंट ए बी। और आप जानते हो आर इक्विवेलेंट ए बी है कितना, एक्स, तो आप इसे एक्स के बराबर लिखेंगे। अब ये मैथमेटिक्स है, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, मैं थोड़ी बहुत कर देता हूँ आपके लिए, आप खुद करेंगे तो बेटर होगा। यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलने वाली है, मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखने वाला हूँ, आप उसे सॉल्व भी कर सकते हो। टू आर एक्स से टू आर एक्स खत्म हो जाएगा तो भी बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक्स क्वाड्रेटिक है तो दो आंसर आएंगे, या तो वो दोनों आंसर सेम आएंगे या फिर एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को उठा के फेंक देना, पॉजिटिव को गले लगाना, क्योंकि वही आपका आंसर होगा। तो इनफाइनाइट लैडर सर्किट को कैसे करते हैं इसका आपको आइडिया हुआ होगा। एक और सवाल देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। आप इस सवाल को ध्यान से देखिए, आपसे ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट पूछा है। पहली बार आर आर और आर, तीन बार आर लगा हुआ है, अगली बार दो आर दो आर दो आर, ऐसे बहुत सारे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार आपकी रिपीटिव यूनिट शुरू कहाँ से हो रही है, क्या आपको लगता है ए और बी के बीच में से शुरुआत से ही रिपीटिव यूनिट शुरू हो रही है? आप बोलोगे नहीं सर। क्यों बोलोगे ऐसा? ए और बी के बीच में शुरुआत में जो पहली यूनिट है वो इस तरह की है, अगर आप यूनिट की शक्ल देखेंगे तो तीन आर है। लेकिन जो अगली यूनिट आपको दिख रही है उसमें सिर्फ दो आर है, वो भी आर आर। और अगर आप अगली यूनिट देखोगे तो उसमें भी आप बोलोगे हाँ सर दो ही आर है और दोनों सेम है जो पहले थे। अगले भी ऐसा ही है आर आर आर। तो आप कह सकते हो कि कई बार आर आर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले यूनिट के बाद अगली यूनिट डिफरेंट थी। तो इस बार आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा डायग्राम ए और बी के स्टार्टिंग से ही रिपीट हो रहा है ना। रिपीटिंग यूनिट का स्टार्ट थोड़ा एक यूनिट के बाद शुरू हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये मानते हो कि इन दो पॉइंट के बाद का जो पूरा सर्किट आपको दिख रहा है वो रिपीटिव यूनिट से बना हुआ है? आप बोलोगे हाँ सर। सी और डी के बीच आपको आर टू आर 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 बहुत सारे आर आर दिख रहे हो, वो सारे बार बार रिपीट हो रहे हैं अप टू इनफाइनाइट। तो आपको पता है मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है? मैंने आपके सामने सिर्फ इतनी सी चाल खेली है कि जो पिछला क्वेश्चन था ना, बस वही क्वेश्चन है। बस मैंने एक तरह से उससे पहले ये दो इस सर्किट को और बना दिया। आप बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे? एक काम करो, इस चीज को तो आप छुपा दो, ये जो दिख रहा है आपको पूरा का पूरा इसको तो देखो ही मत, ये तो आपके काम का ही नहीं है, ये तो हम लास्ट में ऐड करेंगे। हम तो सिर्फ सी और डी के बीच में पहले सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे अभी थोड़ी देर पहले सिखाया। सी और डी के बीच का जो डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपके सामने, बाकी जो रेजिस्टेंस है वो बने रहेंगे पीछे, वो हमारे बाद में काम आ जाएंगे जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम पता है क्या करेंगे, पहले हम जहां रिपीटिव यूनिट चालू हो रही है उन दो पॉइंट के बीच के ये जितने भी आर आर टू आर आर दिख रहे हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। क्या हम इन्हें सॉल्व कर पाएंगे? आप बोलोगे हाँ सर ये तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? वही रिपीटिव यूनिट का आर इक्विवेलेंट आपको लिखना पड़ेगा एक्स। फिर सबसे पहले जिस यूनिट को आप देख रहे हो बार बार रिपीट हो रही है, तो पहली यूनिट को छुपा दो। जब आप इस यूनिट को छुपा देते हो, छुपाने के लिए बॉक्स बना सकते हैं, अपने हाथ से ही छुपा लो आप। छुपाने के बाद जो दो पॉइंट बचेंगे वो बचेंगे ये दो पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली यूनिट को आपने छुपा दिया, अब जो आपको दिख रहा है क्या ये सारा का सारा भी आपको वही दिख रहा है जो आपको पहले दिख रहा था? आप बोलोगे हाँ सर, अभी भी आपको आर 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 अप टू इनफाइनाइट दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज वही है जो पहले दिख रही थी। तो सीओडी के बीच का आर इक्विवेलेंट अगर आपने एक्स माना है तो इसे भी आप एक्स लिख सकते हैं। तो आप वही करोगे, ये आर होगा ये आर होगा। सी और डी को तो आप सबसे पहले लिख रहे हो, वो तो आपको लिखना ही है।
और ये जो ई और एफ आपने माना है, दो पॉइंट जिसके आगे सर्किट आपका सेम रिपीट हो रहा है, उसका आर इक्विवेलेंट भी, इन सब का आर इक्विवेलेंट भी आपने एक्स माना है। फिर वही जो आपने अभी इससे पिछले वाले सवाल में किया था, इन पूरे का इक्विवेलेंट निकालो, जो सी और डी के बीच का इक्विवेलेंट आएगा उसे एक्स लिखो। मैं वही वापस से रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। इसको हम x के बराबर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें x मिल जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में मिलेगा। लेकिन इस बार आपके सवाल का आंसर x नहीं होगा। क्या आपके दिमाग में ऐसा डाउट आता है कि सर इस बार x आंसर क्यों नहीं होगा? आप खुद सोचिए, आपको आर इक्विवेलेंट सी और डी के बीच में थोड़ा ना पूछा था, आपसे आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में पूछा था। आपने तो इन तीनों रेजिस्टेंस को दिखाया भी नहीं अभी तक, तो आप दिखाओगे कैसे वो देखिए। सी और डी के बीच का आर इक्विवेलेंट जो यहाँ से निकलेगा, यही तो है आर इक्विवेलेंट सी डी, जो यहाँ से निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आप निकालोगी। आप है ना सी और डी के बीच में इस एक्स को यहाँ पे ऐसे जोड़ देना बस। अब जो सर्किट बना उसको सॉल्व कर लेना। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। इन तीन रेजिस्टेंस को आपने अभी तक छुपा के रखा था जो ए और बी के बीच में लगे हुए थे, आर, आर और आर। ये दो पॉइंट आपके सी और डी थे, और उसके आगे का जो पूरा मायाजाल था उसका इक्विवेलेंट आपने निकाला था एक्स। एक्स की वैल्यू आपको पता है, वो वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं, ये आपको पता है। अब जब ये पता है तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, जो आएगा वो इन दोनों के साथ सीरीज में होगा। तो आप बड़ी आसानी से आर इक्विवेलेंट ए बी भी निकाल पाएंगे। आसान सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगला सवाल इससे ज्यादा आसान नहीं है, थोड़ा टफ है, थोड़ा मजेदार है। सवाल देखिए क्या है। इस बार भी आप देखेंगे कि आपकी यूनिट रिपीट तो हो रही है, लेकिन एक बड़ा अंतर है। इस बार एक यूनिट के बाद जो दूसरी यूनिट आ रही है, जैसे ये आर है, ये टू आर है, अगली यूनिट आर टू आर नहीं है, बल्कि अगली यूनिट के दोनों रेजिस्टेंस पहले वाले से एन टाइम्स है। और उसकी भी अगली यूनिट आप देखेंगे तो ये वाली भी इसके बराबर नहीं है, बल्कि इससे एन टाइम्स है। आप देखिए, हर अगली यूनिट अपनी प्रीवियस यूनिट का एन टाइम्स रेजिस्टेंस यहाँ पे कैरी कर रही है। ऐसा पिछले सवाल में नहीं हुआ था, पिछले सवाल में हर रिपीटेड यूनिट का रेजिस्टेंस सेम था। यहां पर आप देख सकते हैं हर अगली रेजिस्टिव जो आप देख रहे हो, हर अगला रेजिस्टर अपने पुराने यूनिट का एन टाइम्स हो रहा है। क्या लगता है आपको, जब ऐसा होगा क्या करना चाहिए सवाल में? क्या हम इसको अभी तक जैसे कर रहे थे वैसे कर पाएंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा। मान लीजिए एक बहुत बड़ा सर्किट आपके पास है, जिसका आर इक्विवेलेंट मैं आपसे बोलता हूँ, चार रेजिस्टेंस है उसमें। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या किसी सर्किट का रेजिस्टेंस ये हो सकता है? आप बोलोगे सर्किट तो बताया नहीं आपने। हाँ, मैं आपको सर्किट नहीं बता रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि सर्किट में चार रेजिस्टेंस है, जैसे मर्जी है वैसे आप उसको कंबाइन कर सकते हो। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या किसी सर्किट का आर इक्विवेलेंट ये हो सकता है क्या? आप बोलोगे सर हो सकता है, हमें क्या पता, आप सर्किट बना के दिखाओ। देखिए, आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा हुआ है ना? तो आप उससे सोचिए कि ऐसा हो सकता है क्या, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्या? अगर आप ओम से समझे कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट भी ओम होना चाहिए, और राइट साइड में इसको सॉल्व करने के बाद भी ओम ही आना चाहिए ना। ये ओम है, ये भी ओम है, ओम है तो ओम को जब तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तो ओम का क्यूब आएगा। आप जानते हैं जब आप दो डायमेंशंस को ऐड करते हो, दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो, तो उन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इन दोनों का डायमेंशन सेम है, ऐड करने के बाद जो नई क्वांटिटी आएगी इनको ऐड करने के बाद, उसका भी डायमेंशन वही होगा जो इन दोनों का होता है, यानी ओम। तो इससे जो डायमेंशन आ रहा है ना राइट हैंड साइड का, वो ओम स्क्वायर आ रहा है, या यूनिट जो आ रही है वो ओम स्क्वायर आ रही है। तो आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू यूनिट एंड डायमेंशन, किसी भी सर्किट में जिसमें इस तरह के चार रेजिस्टेंस हो, ये आर इक्विवेलेंट संभव ही नहीं है, चाहे आप कोई सा भी सर्किट बना लो। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये सब क्यों सिखा रहे हो हमको? मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि क्या ये हो सकता है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, क्या किसी सर्किट का आर इक्विवेलेंट ये हो सकता है, आर वन आर टू अपॉन आर थ्री आर फोर? आप बोलोगे ये भी नहीं हो सकता, ओम स्क्वायर खत्म, इसमें तो डायमेंशन लेस आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ऐसा हो सकता है क्या, मैं आपके सामने जो अब रख रहा हूं, आप बताना क्या ये हो सकता है क्या, आर फोर इंटू आर थ्री? आप बोलोगे हाँ सर ये हो सकता है, क्योंकि इसमें डायमेंशन के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये संभव है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी आप सर्किट लोगे, उसमें कितने भी रेजिस्टेंस आप लोगे, आर इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो वो यूनिट एंड डायमेंशन के हिसाब से मैच तो करना चाहिए। अब मैं एक और बात आपको समझाऊंगा। अगर किसी सर्किट के आप सभी रेजिस्टेंस को एन टाइम्स कर दो, यानी एक सर्किट आपके पास था, उसके हर रेजिस्टेंस को जितना वो पहले था उसका एन टाइम्स आपने कर दिया, क्या आपको लगता है ऐसा करने से सर्किट के आर इक्विवेलेंट पे कुछ फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे फर्क तो पड़ेगा, जब आप सारे रेजिस्टेंस को एन टाइम्स कर दोगे तो सर्किट का आर इक्विवेलेंट भी बदलना चाहिए।
अब बड़ा सवाल ये उठता है कि वो कितना टाइम्स हो जाएगा। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको इस वैल्यू को लेता हूँ। अगर सब n टाइम्स हो जाएंगे तो ये ओम 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 था, अगर ये भी n टाइम्स हो गया, ये भी n टाइम्स हो गया, ये भी n टाइम्स हो गया, तो ऊपर वाली चीज n क्यूब टाइम्स हो जाएगी। और नीचे वाली में अगर ये भी n टाइम्स हो गया, ये भी n टाइम्स हो गया, तो n स्क्वायर आ जाएगा और ये n टाइम्स आ जाएगा। आप कोई सा भी केस लेना, हर बार ऐसा होगा, क्योंकि ऊपर यूनिट एंड डायमेंशन के हिसाब से मैं आपको एक और डायग्राम दिखा सकता हूँ। R1 R2 आपको दे दिया, R3 दे दिया, R4 दे दिया, नीचे आपको दे दिया R1 एंड R2 R3, अगेन द सेम थिंग, आप सॉल्व करके देख लो। प्लस आपको दे दिया R4 का क्यूब, ये भी दे दिया। इन ऑल द केस यू विल सी, अगर आपने इसको n टाइम्स कर दिया तो ऊपर n की पावर 4 आ जाएगा, नीचे n की पावर क्यूब, n की पावर क्यूब आएगा, तो आप कह सकते हो ये n टाइम्स आएगा। तो एक बहुत बड़ा मैसेज आपको मालूम पड़ा है कि इफ यू मेक ईच रजिस्टर, जी हाँ, अगर आप हर एक रजिस्टर को n टाइम्स कर दे, n टाइम्स, तो आपको पता है क्या होगा, देन आर इक्विवेलेंट बिकम n टाइम्स। ये आपको याद रखना है आगे से हमेशा के लिए। और आपके दिमाग में अभी भी होगा, सर ये सब की कहानी यहाँ पे क्यों आप बता रहे हो, यहाँ पे इसकी क्या जरूरत है, कोई लॉजिक है क्या? आप खुद देखना, आपको मालूम पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि इस समय सर्किट में आपको क्या दिख रहा है। आप बोलोगे सर पहला यूनिट R2R का दिख रहा है, अगला यूनिट उसका n टाइम्स का दिख रहा है, अगला यूनिट उसका भी n टाइम्स का दिख रहा है। मतलब आपको इस तरह के सारे रेजिस्टेंस आज की तारीख में दिख रहे हैं। पहला ये दिखा, दूसरा ये दिखा, तीसरा ये दिखा, ये आपको अभी दिख रहा है। ठीक है ना? अब मैं आपके सामने गायब करने वाला हूँ, जैसा आप जानते हैं हम गायब करते हैं, तो मैं गायब करने वाला हूँ इसको। आप खुद देखेंगे मैं कैसे गायब करता हूँ। पहले तो मैंने बना लिया वो पट्टा जिसको मैं लगाऊंगा। ये देखिए मैं इसको उठा के ले जा रहा हूँ, ये उठा के ले गया मैं इसको, मैंने पहले वाले को गायब कर दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको अब क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर हमें अभी भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक कम होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, हमें अभी भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। मेरा आपसे अगला सवाल है, अब जिन दो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो दो पॉइंट ये है। इन दो पॉइंट में आपको पहला यूनिट क्या दिख रहा है? आप यहाँ बनाएंगे NR दिख रहा है और सर 2RN दिख रहा है, ये पहला यूनिट दिख रहा है आपको। ठीक है, जब मैं इसको हटा दूंगा और आपसे फिर पूछूंगा कि A और B के बीच में आपको पहला यूनिट क्या दिख रहा था, तो आपका जवाब था R2R, ये आपने पहले लिखा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको पहले वाली यूनिट को छुपाने के बाद जब बाकी सारी यूनिट को दिखा रहा हूं तो वो इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन पहले यूनिट जो मैं आपको दिखा रहा हूं उस पहले यूनिट का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कुछ खास बात समझे? नहीं समझे तो आपको भी समझ में आएगा। अब अगला यूनिट कौन सा दिख रहा है? आप बोलोगे सर अगला यूनिट जो है ना, हमको है ना n² R दिख रहा है और सर 2RN² दिख रहा है। मैं आपसे अगला सवाल पूछूं, अगला यूनिट क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर n³ R दिख रहा है और इधर से 2RN³ दिख रहा है। और ऐसी कितनी यूनिट्स आपको दिख रही है? आप बोलोगे सर इनफाइनाइट ही दिख रही है, इनफाइनाइट में से एक कम करने का मतलब कुछ नहीं होता, हमें इनफाइनाइट यूनिट्स दिखाई दे रही है। लेकिन आपको पता है इस बार जो आपको इनफाइनाइट यूनिट्स दिखाई दे रही है वो सारी यूनिट्स वो नहीं दिख रही जो पहले दिख रही थी। क्या अंतर आया आप खुद देखिए। पहले आपको जो पहली यूनिट दिख रही थी उसमें एक रेजिस्टेंस R था और दूसरा 2R था। अब आपको जो नई यूनिट दिख रही है पहली यूनिट, वो पहले के मुकाबले n टाइम्स बड़ी दिख रही है। देखो आप NR और 2RN लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? नहीं दिखा तो अभी दिखेगा। पहले आपको जो सेकंड नंबर पे यूनिट दिख रही थी वो NR और 2RN दिख रही थी जब मैंने इसको देखा था सेकंड नंबर पे। आज जब मैं COD पे खड़ा हूं और अगली यूनिट देखता हूं तो वो यूनिट पहले वाला जो दिख रहा था ना NR 2RN, उसका अगेन देखिए आप n² टाइम्स आपको नीचे दिखेगा। देखो आप इस NR की जगह आपको n² दिख रहा है, मतलब जो पहले दिख रहा था उसका n टाइम्स दिख रहा है। नहीं लग रहा आपको? यहाँ पे जो थर्ड नंबर की यूनिट आपको दिख रही थी A और B के बीच में, जो थर्ड नंबर की यूनिट आपको दिख रही थी वो ये थी। लेकिन आज जब C और D के बीच में आप तीसरे नंबर की यूनिट आप देख रहे हो तो वो आपको वो नहीं दिख रही जो पहले दिख रही थी, बल्कि पहले वाले में जो दिख रहा था उससे अगर इस यूनिट को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब नया रेजिस्टेंस ये दिख रहा है। आपको पता है आपको इनफाइनाइट रेजिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर यूनिट का रेजिस्टेंस जो पहले दिख रहा था उसका n टाइम्स दिखाई दे रहा है। पहले आपको R2R दिख रहा था, अब आपको उसका n टाइम्स दिखाई दे रहा है। पहले आपको NR और 2RN दिख रहा था, अब उसका n टाइम्स, इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो n² आएगा, इसको भी n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। आपको समझ में आ रहा है? आप ये कहोगे सर हमें भी बहुत सारी रिपीटिव यूनिट्स दिखाई दे रही है, लेकिन अब हर एक रिपीटिव यूनिट का रेजिस्टेंस जो पहले दिख रहा था उससे n टाइम्स होता हुआ दिख रहा है।
तो आज के बाद जब भी आपको ऐसा इनफाइनाइट लैडर सर्किट मिले जिसमें आपको हर रिपीटिव यूनिट का रेजिस्टेंस n टाइम्स होता हुआ दिखे, ये कंसेप्ट आपको फॉलो करना है कि पहले को छुपाना और आप सारी यूनिट को देखना, आपको सारी यूनिट के रेजिस्टेंस पहले वाले रेजिस्टेंस के n टाइम्स होते हुए दिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि पहले जो यूनिट्स थी उन सबका रेजिस्टेंस आपने x माना होगा, आर इक्वलेंट ए बी को आप x मानोगे, आर टू आर एन आर टू आर इन सब का इक्वलेंट आपने x माना था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि C और D के बीच में आप जो रेजिस्टेंस लगाओगे वो x तो नहीं होगा, पहले तो लगाया था आपने x पहले दो क्वेश्चन में, पर अब तो x नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि C और D के बीच में आपको जो रिपीटिव यूनिट्स दिखाई दे रही है उसके रेजिस्टेंस वो नहीं दिख रहे जो पहले दिख रहे थे, बल्कि अब हर एक रेजिस्टेंस आपको पहले का n टाइम्स दिख रहा है। पहले जो रेजिस्टेंस आर टू आर दिख रहा था अब वो एन आर टू आर एन दिख रहा है, हर रेजिस्टेंस पिछले वाले का एन टाइम्स हो गया। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर किसी सर्किट का हर एक रेजिस्टेंस पिछले का एन टाइम्स हो जाए तो उस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट वो नहीं रहता बल्कि एन टाइम्स हो जाता है। अगर ये सेम ही रहते हैं ना जो पहले थे, तब तो हम इसको एक्स ही लिख रहे थे पिछले सवालों में, आप देखो ना यहाँ पे तो एक्स ही लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमें उसे एन एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि अब हमें जो सर्किट दिख रहा है उसके सारे रेजिस्टेंस पिछले वाले के एन टाइम्स हो गए, इसलिए हमें उसे एन एक्स लिखना पड़ा। खैर बाकी तो डायग्राम था वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा, वो आर था और ये टू आर था और ये बी था और ये ए था, तो ये आर है ये टू आर है। आपको पता है आर इक्वलेंट ए बी एक्स है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा टू आर एन एक्स, पैरेलल सॉल्व कर रहा हूँ पहले मैं, टू आर प्लस एन एक्स, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा, फिर वो उसके साथ सीरीज में आ जाएगा, ये होगा आर इक्विवेलेंट ए बी। और आप जानते हो आर इक्विवेलेंट ए बी एक्स के बराबर है। यहाँ से आप एक्स सॉल्व कर लेना, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे तो आपको एक्स मिल जाएगा। उम्मीद है आप सबको ये सवाल समझ में आया। जो सवाल आपने अब तक देखे उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है एक खतरनाक डायग्राम बना करके। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है, इधर भी सर्किट इनफाइनाइट जा रहा है, नीचे की तरफ भी इनफाइनाइट जा रहा है, और ये दो पॉइंट है इनके बीच में आपसे आर इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। अब एक बार तो बच्चा सोचेगा ये क्या है, एक बार सोचेगा लेकिन दोबारा नहीं सोचेगा। क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं सोचेगा। आप ऐसा सोच सकते हो कि बी और सी के बीच में एक डायग्राम है और ये डायग्राम पहला सवाल है जो हमने किया था और इसका इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे। आप बोलोगे सर कैसे? अभी सर आपने पहला क्वेश्चन हमको यही तो करवाया था, ये रहा देखो आप, इससे पहला वाला ये वाला सवाल जो हमने करवाया था आर टू आर आर टू आर, इसमें आर आर है, सॉल्व आपको करना है, आप खुद करना। आर 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 मान करके इस पूरी रिपीटिव यूनिट को अलग से सॉल्व करना, इसका एक इक्विवेलेंट आएगा एक्स वैक्स मान के बी और सी के बीच में, उसको लगा देना। तो ये बी बनाना लास्ट में, जब सॉल्व कर लोगे ना पूरा, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, जो सॉल्व आप करोगे वो एक्स आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? अरे भाई सबसे पहले आप इस पूरे को x मानोगे, फिर आप जो है ना इसको छुपा दोगे, फिर जो आएगा ये e और f, इनके बीच में जो है आप इस पूरे को भी x मान लोगे, फिर r इक्विवेलेंट निकालोगे, आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स प्लस आर, बी और सी के बीच में उसको आप x लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे आपको x मिल जाएगा, तो x बी और सी के बीच का r इक्विवेलेंट हो गया। ऐसे ही आपको इधर भी सर्किट दिख रहा होगा, इसको आप जी लिख दो और आप ए और जी के बीच में भी बोल सकते हो कि सर सॉल्व करने पर हम इसके बीच का भी एक रेजिस्टेंस एक्स निकाल लेंगे, एक्स ही आएगा। आप बोलोगे सेम क्यों आएगा सर? ये सर्किट और इस सर्किट में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो ये भी एक्स आएगा ये भी एक्स आएगा। सिमिलरली नीचे वाला सर्किट भी सेम है, तो जी और सी के बीच में भी यहाँ पे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार सॉल्व कर लिया ना वही सबके लिए आ रहा है, क्योंकि जब आपको एग्जामिनर ऐसा सवाल देगा तो मुझे तो बहुत कम चांस लगता है कि वो हर जगह अलग अलग वैल्यू देगा, क्योंकि अलग अलग वैल्यू देने का मतलब है कि उसने 3 सवाल आपसे करवा ली। वो ऐसा नहीं चाहेगा, वो आपको एक ही सवाल करवाएगा लेकिन उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपके सामने पेश करेगा, जैसे मैंने पेश किया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट निकालो, तो आर इक्विवेलेंट ए बी आ जाएगा, तीनों सीरीज में दिख रहे हैं आपको। आप बोलोगे हाँ सर, तो 3x आ जाएगा। तो सवाल इस लेवल पे भी जा सकता है, ये भी एक संभावना है सवाल की। अगला सवाल देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप बोलोगे सर इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि इनफाइनाइट लैडर सर्किट तो है, लेकिन इस इनफाइनाइट लैडर सर्किट में आपके सामने रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि बहुत सारे सेल लगे हुए, और इन सारे सेल के कॉम्बिनेशन से इस जगह पे कितना करंट आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो खतरनाक सवाल हो गया सर, इसको कैसे करेंगे? तरीका वही होगा। क्या आपको यहाँ पे रिपीटिव यूनिट दिखाई दे रही है क्या? आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। और क्या दिख रहा है रिपीट में? आर बैटरी आर बैटरी आर बैटरी, ये तो दिख रहा है आपको। क्यों ना हर आर को भी एक सेल बनाया जाए 0 वोल्ट का, ये तो आप जानते ही हो, आप ऐसा कर सकते हो। तो हमने हर आर को 0 वोल्ट का एक सेल बना दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर पहले वाले
यूनिट में दो सेल दिखाई दे रहे हैं, और वैसे के वैसे ही दो सेल अगली यूनिट में दिखाई दे रहे हैं, वैसे के वैसे ही दो सेल अगली यूनिट में दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में दो दो सेल इनफाइनाइट तक दिखाई दे रहे हैं। अब आपसे कोई पूछे कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो तरीका वही होगा, सबसे पहले इसको ए लिखो, इसको बी लिखो, और ये मानो कि जितने भी सेल आपको दिख रही है जिस भी कॉम्बिनेशन में होंगे इन सबका ई इक्वलेंट कुछ आ जाएगा और आर इक्वलेंट भी कुछ आ जाएगा। लेट सपोज ई इक्वलेंट एक्स मान लो, आर इक्वलेंट आप वाई मान लो, आपने मान लिया ऐसा। उसके बाद यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे बी लिखो, और ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना होगा, आप सबको पता है, सबसे पहले आपको इतनी सारी यूनिट दिख रही है, एक यूनिट को आपको छुपाना होगा और बाकी यूनिट को आपको देखना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा करने से आपको क्या दिखाई देता है। आइए करके दिखाते हैं आपको। वही फिलिंग करने का हमारा तरीका होता है कि हम इसको छुपा देते हैं। तो मैं छुपा रहा हूँ आपके सामने, ये रहा वो जिसको मैं ले जाऊंगा छुपाने के लिए। ये लीजिए, मैं इसको लेके गया है, ये लीजिए पहला सेल मैंने छुपा दिया है। अब जो बच रहा है ना आपके सामने, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ये रहा हमारे पास सी, ये रहा हमारे पास डी। क्या दिख रहा है आपको? पहले क्या दिख रहा था? पहले आपको बहुत सारे सेल दिख रहे थे, आज भी आपको बहुत सारे सेल दिख रहे हो, वैसे के वैसे ही दिख रहे। तो आपको नहीं लगता कि पहले यूनिट छुपाने के बाद जो आपको दिख रहा है वो वही होगा जो आपने पहले माना था? पहले आपने माना था कि ए और बी के बीच में इतने सारे जो सेल है उन सबका इक्विवेलेंट ये है और उन सबका इक्विवेलेंट ये है। पहले तो मैं वापस से आपके सामने सारे सेल बना दूं। जो पहला सेल था जिसको मैंने छुपाया था मैं उसको बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया। जिसको छुपाया था उसको बना रहा हूँ मैं। ये आर रेजिस्टेंस है और ये 0 वोल्ट है, और ये आपका सी और डी। तो इनके बीच में हम किसको लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो हमको सर्किट में सब कुछ सेम दिख रहा है, जो पहले दिख रहा था, पहले हमको जो दिख रहा था वही दिख रहा है, तो हमने उस पूरे के इक्विवेलेंट को हमने माना था एक्स। तो बस यहाँ पे आप लगा दो ई इक्विवेलेंट, तो लगा दो एक्स, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दो वाई। ये देखिए आपने कॉम्बिनेशन इस तरह पे आप यहाँ तक इसको लेके गए। अब क्या करना है, ये दोनों आपको बैटरी किस में दिख रही है? पैरेलल में, तो इसका ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा ई बाई आर प्लस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1/r प्लस 1/y, E1/R1 प्लस E2/R2। वही फॉर्मूला मैंने लगाया जो आपको पढ़ाया गया है। इसको सॉल्व करके आप ई इक्विवेलेंट इन दोनों के बीच का निकालोगे। ये जो भी आएगा उसमें आपको 0 वोल्ट भी ऐड करना पड़ेगा। आपको टोटल ई इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में, तो वो आ जाएगा +0। तो ई इक्विवेलेंट ए भी आपने निकाल दिया, और ये जो भी आएगा इसको आप बराबर किसके करोगे? क्या माना था आपने ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ को? एक्स। तो आप इसको एक्स के बराबर करोगे। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास एक्स और वाई की टर्म में। इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है। ईएमएफ वाई प्लस आर एक्स, और नीचे आ जाएगा वाई प्लस आर इजिकल्स टू एक्स। मैंने थोड़ी सी अच्छी इक्वेशन लिख दिया, और आप चाहो तो और अच्छी इक्वेशन लिख सकते हैं। ई वाई प्लस आर एक्स इजिकल्स टू वाई एक्स प्लस आर एक्स। आप सॉल्व खुद भी कर सकते हो, मैंने एक इक्वेशन आपके सामने लिखी है। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी लिखेंगे? आपको ये भी बताया कि जब आप इस सेल को सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका जो ईएमएफ इक्विवेलेंट आएगा उसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा। इन दोनों बैटरी को सॉल्व करने पर जो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ तो निकाल दिया, रेजिस्टेंस कितना आएगा? आर वाई अपॉन आर प्लस वाई। याद करिए, वो जो भी आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा, तो प्लस आर करना पड़ेगा आपको। ये आपको मिलेगा ए और बी के बीच का जो सेल बन रहा है उसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपने पहले से ही वाई मान रखी है। ए और बी के बीच का आपको स्मॉल आर इक्विवेलेंट मिला है, जिसकी वैल्यू आपने पहले से ही मान रखी है वाई। तो ये भी एक इक्वेशन आपको देगा। क्या आप इन दो इक्वेशन में आप देख सकते हो नंबर ऑफ अननोन सिर्फ एक्स और वाई है? अगर आप इस इक्वेशन में थोड़ा और सॉल्व करो तो ई एम एफ इजिकल्स टू वाई एक्स आता है, और आपके पास एक्स आ रहा है ई एम एफ के बराबर। मैंने सॉल्व किया है, आप भी सॉल्व करके देखिएगा, हो सकता है आपको भी यही मिले। यहां से आपको वाई मिलेगा। आप बोलोगे सर वाई क्या है? सॉल्व कर लेना आप, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको वाई भी मिल जाएगा। वंस यू गेट द ईएमएफ, ईएमएफ तो मैंने निकाल दिया, आपको वो भी मिल जाएगा। तो ये ए है, ये बी है, और ये यहाँ पर इस तरह से ऐसे कनेक्शन था जिसमें आपको करंट निकालना था। और यहाँ पे जो बैटरी आपको लगानी है इक्विवेलेंट बैटरी, उसका ईएमएफ एक्स है और उसका रेजिस्टेंस वाई है। एक्स तो मैंने निकाल दिया ईएमएफ के बराबर, वाई आप निकाल देना, यहाँ पुट कर देना। जब दोनों मिल जाएंगे तो करंट तो आपको पता है, यहाँ पे कोई रावण तो है नहीं, तो जो भी आपका ईएमएफ आया है अपॉन जो भी रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे तो आपको करंट भी मिल जाएगा। एक शानदार सवाल था, आप इस सवाल को देखिए, समझिए, बहुत कुछ आपको इस सवाल में समझ में आएगा। आखिरी सवाल ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो की एक खास बात है, सवाल की एक खास बात है कि इसमें केवल इनफाइनाइट लैडर सर्किट का सवाल नहीं है, ये सर्किट सिमेट्री का भी सवाल है। आपको बोला जा रहा है कि ये सर्किट इनफाइनाइट तक ऐसे फैला हुआ है और आपको ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट पूछा गया है।
वैसे तो यहाँ पे रिपीटिव यूनिट दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सर्किट सिमेट्री भी लगेगा। परपेंडिकुलर एक्सेस सिमेट्री, याद करिए परपेंडिकुलर एक्सेस सिमेट्री क्या होती है, आप सबको पता होगा। अगर आप परपेंडिकुलर एक्सेस सिमेट्री लगाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, जितना उसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा। सोचिए, अगर इसमें आई जा रहा है और इसमें भी आई जा रहा है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ कितना गया? जीरो। यहाँ से आई आया, मान लो I1 आया, यहाँ से I1 चले गया, तो इस तरफ कितना गया? जंक्शन लॉ भी लगाओगे ना आप, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि यहाँ से जो करंट आ रहा है वो इसमें जा ही नहीं रहा, यानी इस 2R के अंदर कोई करंट नहीं जाएगा। जब आप यहाँ बैटरी लगाओगे तो बैटरी इस 2R में नहीं जाएगा, करंट इससे भी नहीं जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे सारे 2R को आप लाइन से हटा सकते हो? आप बोलोगे सर क्यों हटाएंगे, क्योंकि इनमें करंट ही नहीं जा रहा। आप देखिए ना, हर जगह जो करंट यहाँ से सीधा यहाँ निकल जाएगा, यहाँ से सीधा यहाँ निकल जाएगा, तो इनमें करंट जाएगा कहाँ से? तो कोई जाएगा नहीं, तो ये सारे जंक्शन बेकार है। आप एक बात ये भी जानते हो कि परपेंडिकुलर एक्सिस पर जितने जंक्शन फंसते हैं उन सबका पोटेंशियल भी सेम होता है। तो अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो वैसे भी इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो कुल मिला के आप इन सारे 2R को गायब कर सकते हो। जब आप इन सारे 2R को गायब कर दोगे उसके बाद आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस मिलेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन और है, कुछ रेजिस्टेंस और थे, यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस होंगे। अब आप इसको खुद ही सॉल्व करना, बाद में जब आपकी इच्छा हो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बनाइए तभी जाके सवाल बनेगा, है ना, वरना वो सवाल ही नहीं बनता। खैर, अब सवाल कर रहे हैं अपन। तो अगर कोई आपसे पूछे इन सब का भी रेजिस्टेंस आ रही है, कि इन सब का रेजिस्टेंस आ रहा है, अब कोई आपसे पूछे कि बताइए आर इक्विवेलेंट ए और बी कैसे निकलेगा, तो आप ये बोलोगे कि जो नया डायग्राम बन रहा है ना, वो नया डायग्राम कैसा बन रहा है वो देखो। यहाँ आर है और यहाँ भी आर है, फिर यहाँ पे भी एक आर है, फिर यहाँ पे भी एक आर है, और ये जो दोनों आर है ना ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2R। फिर अगला डायग्राम में यहाँ आर होगा, यहाँ पे तो आर है ही, और ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, 2R। फिर यहाँ पे तो आर है ही, यहाँ पे तो 2R हो ही जाएगा। आपको नहीं लग रहा कि एक इनफाइनाइट लैडर सर्किट आ रहा है जिसको आप सॉल्व करना जानते हो? इतनी देर से आप यही तो सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो आप? ये ए और बी के बीच में आपको निकालना है, और आपको बहुत सारे सर्किट R2R रिपीटिव यूनिट तो दिखाई दे रही होगी। तो रिपीटिव यूनिट आपको कहाँ से दिखाई दे रही है? ये दिख रही है रिपीटिव यूनिट, तो पहली रिपीटिव यूनिट को आप छुपाइए, और बाकी जो दिख रही है आपको समझ में आ गया, इस यहां से लेकर यहां तक के इस सारे रिपीटिव यूनिट का आर इक्विवेलेंट एक्स मानो। पहली को छुपाने के बाद जो दिख रहा है उसको भी एक्स लिखो। वही जो हम बार बार कर रहे हैं वो आप करिए, ट्राई करिएगा, आपसे होगा ऐसा मुझे लगता है, करना चाहिए आपको। मैंने पूरा आइडिया दे दिया इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करिए। थैंक यू वेरी मच।